हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ आर्टिकल्स रह गए थे, ठीक है, जो कि हमारे रह गए थे और उनको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो आर्टिकल्स थे 48, 50 एंड 51 के बारे में। आर्टिकल 48 की बात करेगी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बात करेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। अगर मैं एग्रीकल्चर या फिर अपनी जो इस पॉलिटी के कंटेंट में एग्रीकल्चर की जो बात करी गई है, इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ अपने इतिहास से, तो इतिहास में अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखते हो राजा महाराजाओं के टाइम, या फिर आप देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप बात करते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है, उस टाइम भी ना जब वहाँ के लोग थे ना, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ही कहीं ना कहीं डिपेंड थे। और जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स वगैरह का राज था, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा जो लोग थे, जो ब्रिटिश थे, उन लोगों ने एग्रीकल्चर का बहुत फ़ायदा उठाया, ठीक है। वो यहाँ पर चीज़ें जो ग्रो करते थे और वो जाके अपने ब्रिटिश में, अपने इंग्लैंड में, अपने जहाँ पर अपने घरों में बेचते थे, ठीक है। तो हर कोई ना अपने बहुत इतिहास से ये चीज़ें चली आई कि हर एक कम्युनिटी हो, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो एंशियंट पीपल हो, या फिर चाहे आज के टाइम की प्रेजेंट कम्युनिटी हो, या फिर हम लोग हैं, हम लोग सारे लोग कहीं ना कहीं, या फिर अपने देश की जो गवर्नमेंट है उसकी, अपने देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो सारी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 ना जो गवर्नमेंट से बस ये कह रहा है कि आप एक ऐसा कानून बनाएं जो कि प्रोटेक्ट करे किसको, हमारे एग्रीकल्चर को, प्लांट्स को, ठीक है, ग्रीनरी जो होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत बेनिफिशियल, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं मेजर पार्ट या फिर मेजर रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है और वो आर्टिकल 48 गवर्नमेंट को कह रहा है आप एक ऐसा कानून बनाएं जो कि प्रोटेक्ट करे हमारे एग्रीकल्चर को। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दूसरा टर्म एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री देखो इसका मतलब क्या है, इसमें बताया गया है ऐसे, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कैटल का देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, कैटल। कैटल का मतलब ये है कि वो ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो कि हमें दूध देते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ काउ एंड काव्स, यानी कि स्लॉटरिंग, ठीक है। मतलब जीव जंतुओं को, जो ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो हमें दूध देते हैं, हमें हमें जिनकी ज़रूरत है, ठीक है, जो हम इंसान कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरतमंद है, ठीक है। तो उनको बताया गया इनकी जो स्लॉटरिंग, इनको मारना, इनको काटना, जैसे स्लॉटर हाउस जो होते हैं जहाँ पर गाय भैंस वगैरह को काटा जाता है, मारा जाता है, तो इस पे प्रोहिबिशन का लगाया गया है कि जो गाय है, गाय का बछड़ा है, गाय की जो बच्चे हैं, ठीक है, इन सब की, या भैंस है या बकरी है, इन सब की स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर रुकावट होनी चाहिए, ठीक है। तो सरकार, अब मैं बताऊं कि सरकार इन सब चीज़ों, आर्टिकल 48 कह रहा है सरकार से कि आप एक ऐसे कानून बनाओ, ठीक है, जिससे ये जो एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, इनकी जो काटना, इनको मारना, इस पर प्रोहिबिशन लगना चाहिए। इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो आर्टिकल 48 बस सरकार से टोटली ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर और एनिमल स्लॉटरिंग, जो कि एनिमल्स वो जो हमारे हमें दूध देते हैं, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लिए नेसेसरी है, ठीक है, उनकी स्लॉटरिंग होना, इन सब चीज़ों पर रुकावट लगानी चाहिए और अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए बात करी गई है। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखी है, जैसे कि यूनियन लिस्ट लिखी मैंने, स्टेट लिस्ट लिखी, कंकरेंट लिस्ट लिखी। अगर कोई भी कानून बनता है, अगर वो यूनियन लिस्ट में लिखा गया है, तो उस लिस्ट में, उस लॉ पे, मतलब सारा का सारा रोल जो प्ले करेंगे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कानून जो स्टेट लिस्ट में लिखा गया, उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। और एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रोल प्ले होता है, यानी कि दोनों अपने अपने लेवल पे उस लॉ के आधार पर काम करते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, स्लॉटरिंग इज कम्स अंडर, अगर मैंने यहाँ पर बताया स्लॉटरिंग जो है ना, स्लॉटरिंग जो जानवरों को होती है, वो स्टेट अंडर, ये जो स्लॉटरिंग के रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाया गया है कि जानवरों को नहीं मारना है, काटना नहीं है, इस पर रुकावटें लगाई हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मतलब स्टेट लिस्ट में इस स्लॉटरिंग वर्ड को मेंशन किया गया है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जितने 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स अपने अपने अकॉर्डिंग इस स्लॉटरिंग वर्ड, या जो जानवरों के काटने मारने के ऊपर कानून बनाता है। कई राज्य हैं जो स्टेट है बना देते हैं, कई नहीं बनाते हैं। कई राज्य ऐसा कह देते हैं कि जब तक जीव हमारे लिए ज़रूरी है, जब तक वो अपनी उम्र से रिटायर्ड नहीं है, अपने एक मरने के कगार पर नहीं आ जाता, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक उसको नहीं मारना, काटना है। अगर आपको लगता है कि एक लेवल, एक टाइम पीरियड के बाद जब वो जीव किसी काम का नहीं रह जाता, तब वो उसको मार सकते हो, ठीक है। तो हर एक स्टेट अपने अपने लेवल पे कानून बनाता है, और लेकिन ये जो स्लॉटरिंग है ना, वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 50 की।
आर्टिकल 50 में बताया गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस, यानी कि इसमें सेपरेट किया गया है, किसका सेपरेशन किया गया है, सेपरेशन किया गया है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन क्या किया गया है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, दो तरह के एग्जांपल देता हूं मैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि आपको डिफेंस में जाना है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको देश की सेवा करनी है, ठीक है, तो अपने डिफेंस में ना ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलते होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने एग्जाम्स के नाम सुने होंगे, जैसे नेवी टेक्निकल आता है, आर्मी टेक्निकल आता है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले ही इस डिफेंस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इनमें एक सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अब ग्रेजुएशन डिग्री उसमें चाहे बीटेक वाला हो, बीएससी वाला हो, बीए वाला हो, बीकॉम वाला हो, कोई भी हो, यानी कि एनडीए सीडीएस एग्जाम तो कोई भी दे देगा, ठीक है, एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। लेकिन अगर मैं नेवी टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक एंट्री वाले या जो टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी इंजीनियरिंग लेवल वाले जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि देखो काम तो दोनों सेम फील्ड पर कर रहे हैं, दोनों लोग जा कहाँ रहे हैं, दोनों लोग जा तो रहे हैं डिफेंस में ही, लेकिन कहीं ना कहीं बात अगर मैं करूं तो दोनों का लेवल बस अलग अलग हो गए। एक में सिर्फ डिग्री की रिक्वायर्ड है, एक में पर्टिकुलर स्पेसिफिक बीटेक एमटेक की डिग्री की रिक्वायर्ड है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं दोनों, दोनों काम कर रहे हैं डिफेंस में। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, एक देखो दो एग्जाम और होते हैं। एक एग्जाम होता है पीसीएस जे का, जो कि जुडिशरी के अंडर में आता है। एक होता है पीसीएस जो कि एग्जीक्यूटिव। एक ऐसा एग्जाम होता है पीसीएस जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री की रिक्वायर्ड होती है और आप उसमें एग्जाम्स दो और आप एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आप उसमें कार्यपालिका में जा सकते हो उस एग्जाम को पास करके, और आप देश की सेवा कर सकते हो, ठीक है। काम दोनों सेम करेंगे। लेकिन अगर जुडिशरी पीसीएस जे जो एग्जाम होता है, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें आप सिर्फ स्पेसिफिक जिन्होंने लॉ किया हुआ है, जिन्होंने स्पेसिफिक लॉ की पढ़ाई करी हुई है, वो इस फील्ड में अपना बेस्ट लेवल पे इसी फील्ड में स्पेसिफिक जाके और आगे जुडिशरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपको सिर्फ तो यहां पर सिर्फ देखो जो सेपरेशन है किस तरह से किया गया कि एग्जाम दोनों का सेम है, पीसीएस पीसीएस, लेकिन डिफरेंस क्या डाल दिया, जो पीसीएस जे एग्जाम देंगे वो जुडिशरी होगा, ठीक है, और जो सिर्फ पीसीएस का एग्जाम देंगे वो कार्यपालिका में जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आई होप आप समझ गए हो कि आर्टिकल 50 में सेपरेशन किया गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। अब मैं आगे चलता हूं, आर्टिकल 51 में बात करेगी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। जैसे कि मैं बताऊं, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 सरकार से कह रहा है कि आपको एक ऐसे कानून बनाने हैं जिसमें हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी बनाकर रखे, ठीक है, शांति बनाकर रखे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो, ठीक है, हमारे देश में जो शांति है वो खराब हो, ठीक है। अगर कोई दो देश लड़ रहे हैं तो हमारे देश की इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जाके उन दो देश को शांत करे, उनमें सेपरेट, उनमें शांति का सहयोग दे, मतलब उनको अलग अलग करे, उनकी लड़ाई ना होने दे, ठीक है, हमारे देश को एक बड़े लेवल पे प्रमोट करे, ठीक है, हमारे देश की पावर, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्रीज के साथ टक्कर करे, मतलब बात साथ के साथ बैठे, ठीक है। तो प्रमोशन किया जाएगा कि हम मतलब एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो, चाहे वो गवर्नमेंट को लेकर हो, चाहे वो नेशनल डेवलपमेंट को लेकर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को प्रमोट किया जाए, ऐसा कानून बनाए। नेक्स्ट ये हो गए अपने आर्टिकल्स एंड। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज देखो 51A, यहां पर सिर्फ एक आर्टिकल डाला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। अगर मैं बात करूं यहां पर कि 90 ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे 1976 में, ठीक है। ये आती हैं पार्ट 4 में। बिफोर 1970, अगर मैं सॉरी यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिफोर 1976 आफ्टर पार्ट 4 देयर इज अ पार्ट 5। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि जैसे अपन काउंटिंग करते हैं, तो अपन काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से करते हैं। सेम आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो पार्ट 3 जो कि अपना फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 जो कि अपना डीपीएसपी है, ठीक है। अब हमें पढ़ना चाहिए क्या, पार्ट 5, पार्ट 5 पढ़ना चाहिए, जिसका मतलब पार्ट 5 में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पार्ट 5 नहीं रखा, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी को इन्होंने बनाया
पार्ट 4A। ठीक है, अब पार्ट 4A क्यों बनाया? अगर मैं बात करूं बिफोर 1976, आफ्टर पार्ट 4, यानी कि आफ्टर पार्ट 4 डीपीएसपी, इस पार्ट 4 डीपीएसपी के बाद पार्ट 5 होना चाहिए लेकिन नहीं है, लेकिन यहां पर मेंशन कर दिया पार्ट 4A। क्यों? अगर मैं बात करूं इन 1976, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई हैं, तब कब ऐड करी गई? वो ऐड करी गई 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने एक ऐसा चैप्टर ऐड किया 42nd अमेंडमेंट 1976 की थ्रू। उस चैप्टर का नाम था फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रेज होगा आपके दिमाग में। वो क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर क्यों ऐड किया, और ये 1976 में ही क्यों ऐड किया, उससे पहले ऐड क्यों नहीं किया? ठीक है, तो ये सारे सवालों के मैं जवाब आपको बताता हूं। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या थी, इसका मतलब यहां पर ये था कि अपने देश के हर एक नागरिक को कुछ क्या ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, पीस लाई जाए, शांति लाई जाए, शांति बनाए रखी जाए। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक ड्यूटीज हैं जो कि हर एक नागरिक को करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें आ जाता है रिस्पेक्ट, जैसे कि हमारे झंडे की रिस्पेक्ट करना, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, औरतों का सम्मान करना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, उसकी बातों को मानना। ठीक है, हमारे देश की रक्षा करना, अपने एनवायरनमेंट को और नदियों को, पेड़ पौधों को लगाया जाए, नदियों को क्लीन रखा जाए, गंदा ना करें। ठीक है, प्लांट्स को उगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, नेशनल फ्लैग को सल्यूट किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ड्यूटीज हैं जो कि हर नागरिक को फॉलो करनी चाहिए। ये एक बेसिक ड्यूटीज हैं। देखो राइट्स अलग जगह हो गए, लेकिन ये एक ऐसी ड्यूटीज हैं, देखो 1976 में ही क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मैं बताऊं अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमें स्पेसिफिक ऐड नहीं करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, और हर एक नागरिक को ये चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि एक एक बात उनको बताई जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया। लेकिन जब 1950 से लेकर 1976 तक का जो टाइम पीरियड गया, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि लोग ना हमारे झंडे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, औरतों के साथ गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट गंदा कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को काफ़ी नोटिस किया गया 26 सालों में। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखकर इंदिरा गांधी ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई कि भाई आपको लिखकर ही देना पड़ेगा, तो शायद आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लो। कई बार होता है ना कि जब चीज़ें लिखी नहीं है तब तो इंसान और बदतमीजी शैतानियां या फिर चीज़ें गंदी कर रहा है, हमारे देश को गंदा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको लिख कर दे देंगे तो शायद ये कुछ चीज़ें सही से समझ जाएं और ये उन चीज़ों को फॉलो करें। एक बेसिक ड्यूटीज जो कि इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और कहा कि शायद इन ड्यूटीज को पढ़ के हमारे जो देश के नागरिक हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें। एक बेसिक ड्यूटीज हैं जो कि लोग फॉलो करें, और वो बेसिक ड्यूटीज मैंने आपको बताई क्या हो सकती है। हमारे देश का सम्मान करना, हमारे झंडे का सम्मान करना, औरतों की इज्जत करना, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, नदियों को क्लीन रखना। ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, अपने नेशनल झंडे को सल्यूट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। ये एक बेसिक ड्यूटीज है जो कि हर एक नागरिक को करनी चाहिए। इसलिए जब ये 1976 से पहले क्यों नहीं ऐड करेंगी, इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सिंपल सा थॉट रखा कि एक बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हर एक नागरिक फॉलो करेगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों ने फॉलो नहीं किया, और जब लोगों ने फॉलो नहीं किया तो ये टाइम स्पेंड होता गया 26 साल तक। जब 26 साल के बाद यानी 1950 के बाद जो 26 ईयर्स स्पेंड हो गए, तब जाके 1976 में इंदिरा गांधी ने इन चीज़ों को नोटिस किया, और फिर उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई कि इनको आप पढ़ो, इनसे आप सीखो और इनको फॉलो करो, और ये आपकी ड्यूटीज़ हैं जो कि हर एक नागरिक को करनी चाहिए। बिना बताए, बिना पढ़ाए ABCD नहीं है कि पढ़ाई जाए, लेकिन लोग बेशरम थे, लोगों ने ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करी अपनी। ठीक है, तो उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी ने लिख कर दी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। इसलिए ये 1976 से पहले ऐड नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको मैं बता रहा था कि डीपीएसपी की, यानी कि अगर मैं बात करूं पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी पढ़ लिया, लेकिन डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों ऐड करेंगे उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं, ये जो हमने कंसेप्ट लिया है वो कंसेप्ट कहां से लिया है? रशिया से लिया है।
ठीक है। और इसमें जो रिकमेंडेशन था वो स्वरण सिंह कमेटी का था। ये इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है आपका पेपर में, याद रखना इस कमेटी का नाम याद रखना। ये कमेटी स्वरण सिंह कमेटी थी, ठीक है, जिसमें इनको इंदिरा गांधी ने काम सौंपा था फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने का। और ये इनको बोला गया था कि आप अपनी एक कमेटी, छोटी सी कमेटी बनाकर, ठीक है, इस फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए और सोच समझ कर बनाओ, ठीक है। तो स्वरण सिंह कमेटी थी जिन्होंने इस फंडामेंटल ड्यूटीज पर काम किया था। अब मैं बात कर रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो अगर मैं यहां पर मैंने 3 चीजें लिखी हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो अगर मैं कॉमन सी बात करूं तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज सेम साउंड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बाद ही फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, डीपीएसपी पढ़ने के बाद फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज रखा, यानी कि अगर हमने पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A रखा है तो इसको अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बाद ही रख देते, यानी कि पार्ट 3 के बाद पार्ट 3A रख देते, तो क्यों नहीं रखा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये इनके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिएबल इन नेचर है, इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। इनके लिए किसी को फोर्स नहीं किया गया कि आप फॉलो करो या आप करो ड्यूटीज, ठीक है। आपको सिर्फ ये है, आपको बताई गई है कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आप इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये आपका राइट है। राइट नहीं है, आपको बताया गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप अगर फॉलो करोगे तो हमारे देश में देश डेवलप होगा, मेंटेलिटी अच्छी होगी लोगों की, ठीक है, अच्छे काम करोगे, देश तरक्की करेगा, बताया गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम नहीं भी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या उसको ज़बरदस्ती लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिएबल इन नेचर है। और अपना डीपीएसपी भी जो हमने पढ़ा था वो भी नॉन जस्टिएबल इन नेचर, और जिसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। और अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिएबल है और वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डीपीएसपी के बाद इसलिए रखा गया क्योंकि डीपीएसपी भी नॉन जस्टिएबल थी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिएबल थी, इसलिए डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया। अब मैं बात कर रहा था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहली मैं ड्यूटी आपको पढ़ता हूँ कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यहाँ पर बताया गया है कि हर एक नागरिक को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कोई भी सी भी कमेटी हो, फाइनेंशियल कमेटी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो, ठीक है, हर एक कम्युनिटी का, ठीक है, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमारे नेशनल एंथम को फॉलो करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हर एक बात का सम्मान करना चाहिए, ये बताया गया अपनी फर्स्ट ड्यूटी में। और अगर एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने लिखा जरूर है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है नॉन जस्टिएबल इन नेचर है, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो नहीं करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, अगर आप उन फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट कुछ काम करोगे, अगर जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया कि हर एक नागरिक को औरतों की, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं, अभी भी रेप वगैरह होते हैं छोटी छोटी बच्चियों के, औरतों के, ठीक है। तो अगर आप ऐसे काम करोगे, ठीक है, अगर आप ऐसे गंदे काम करते हो तो सुप्रीम, अपनी जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, और वो कानून, वैसे तो पार्लियामेंट ने बहुत सारी ड्यूटीज को लेकर कानून बना रखे हैं, लेकिन अगर फिर भी आप ऐसे कोई ड्यूटी को अगेंस्ट करते हो, यानी किसी ऐसी ड्यूटी के अगेंस्ट आप चलते हो, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कानून बनाकर आपको सजा दे सकती है। ये मैंने आपको यहाँ पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। अब मैं बात कर रहा था दूसरी ड्यूटी की। दूसरी ड्यूटी ये है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ पर बताया गया कि जो स्वतंत्रता सेनानी, जो 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 फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जो बड़े बड़े लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, या जो बड़े बड़े आइडियल्स रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारी देश की तरक्की के लिए काम किया है, ठीक है, उनको आप फॉलो करो, उनके सोच और विचारों को फॉलो करो, जिससे हमारे देश की मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी अच्छी ग्रो करेगी, उनको अपने देश अच्छे से रहेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। आप उनको फॉलो करो, उनके विचारों को अपने अंदर लेकर आओ, ये आपकी एक ड्यूटी है। तीसरी मैं बात करता हूँ, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि अखंडता, संप्रभुता और एकता, इन तीनों को हमारे देश में प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। इन तीनों चीज़ों को, एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन तीनों चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, इनका सम्मान करना है, ठीक है। अखंडता, आपको किसी ज़बरदस्ती नहीं लड़ना है, आपको एकता की मिसाल बनना है, ठीक है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना है, आपको इनके अगेंस्ट नहीं जाना है।
नेक्स्ट बात कर रहा हूँ डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, अब मैं बात कर रहा हूँ इन फोर्थ आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11 तक, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 4 से 11 तक। इन ड्यूटीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइज, जिन्होंने भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर लो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अभी पॉलिटी चल रही है, ठीक है, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी आपको, पूरी जीएस है ना अपनी इस चैनल पर आएगी। तो जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडी एफकेट या फिर जो भी यूपीएससी एग्जाम्स की, उनके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है, तो आप फॉलो करो, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ आर्टिकल्स कवर किए। 48 क्या है, 50 क्या है, 51 क्या है, ठीक है। 48 में बताया गया है, क्या बताया गया है मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन की बात करी गई है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, उनको काटना मारना नहीं है। 50 में बात करी गई है सेपरेशन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, ठीक है। 51 में बात करी गई है अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को प्रमोट करना है, सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, शांति बनाए रखना है। फिर हमने बात करी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो हैं कि जिनको हर एक नागरिक को फॉलो करना है, ठीक है। एक बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जैसे कि हमारे देश का सम्मान करना, हमारे देश के झंडे का सम्मान करना, हर एक लड़की की, औरत की इज्जत करना, फीमेल की इज्जत करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना। ये कुछ ड्यूटीज़ है। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, नदी को क्लीन रखना, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हर एक नागरिक को फॉलो करनी चाहिए। और ये जो कंसेप्ट है वो हमने इंडिया से लिया है। और ऐसे कई कार्य जो हर एक नागरिक को करने चाहिए जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, ठीक है, चीज़ें बनी रहे, उनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाने की जो कमेटी थी उनका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्होंने इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे काम किया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिबल इन नेचर है। अगर आप कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको लेकर आप ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट चलते हो, जैसे कि हर एक वुमेन का रिस्पेक्ट करने की बात करेगी, तो अगर आप किसी के कोई वुमेन फीमेल के साथ अगर आप गलत व्यवहार करते हो तो आपको पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कानून बनाकर आपको सज़ा दे सकती है। फिर हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिनमें हम 3-4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 4 to 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।